साथियों, यह कोरोना काल अवसाद का समय है। इस समय से निपटने के लिए हमें प्रकृति व प्रेम के समीप बैठना ही होगा। आहंग के सभी टीम सदस्यों को दिल से शुक्रिया कहूंगी कि मुझे आज आप सबके रूबरू प्रकृति व प्रेम पर कुछ बोलने का अवसर दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उदासी, परेशानी, मानसिक संताप को हरने में यही प्रकृति व प्रेम ही हमारी सुरक्षा कवच बनते हैं। ये दोनों ही, फिर चाहे प्रकृति हो या प्रेम, हमारे जीवन को उल्लासमय बनाएंगे। हम जब जब आइसोलेट या एलिएटेड फील करते हैं, प्रेम ही हमें संभालता है। प्रकृति अपने आंचल में छाह देती है और हम अपने मन व जीवन को संभाल लेते हैं। मैं साहित्य के सुधी पाठक हूँ, विद्यार्थी हूँ और अब लगभग 22-23 वर्षों से पेशे से अध्यापक हूँ। बहुत दावे से यह कह सकती हूँ कि यही प्रकृति व प्रकृति का प्रेम और इस पर लिखा समूचा साहित्य, ठीक ऐसे ही प्रेम और प्रेम की प्रकृति पर लिखा साहित्य या कविताएं हमें हमेशा संकट में, अकेलेपन में, अवसाद में हमजुबां बनकर, हमसफर बनकर थाम लेती हैं। साथियों, मैं तेवर व मिजाज में राजनीतिक कविताएं लिखना पसंद करती हूँ और यह मेरे विद्यार्थी बखूबी जानते ही हैं। मैं तेवर व मिजाज में राजनीतिक कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। वही पढ़ना भी अच्छा लगता है और आपसे साझा करना भी, और ये मेरे विद्यार्थी बखूबी जानते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एकांत होता है, जो मेरा अपना स्पेस है, जो मेरा अपना टाइम है, वह प्रकृति के लिए है और समूचा का समूचा जीवन प्रेम पर न्यौछावर है। प्रकृति जीने का बहाना देती है, जीने की वजह जुटाती है और यही प्रकृति ही है जो मन के भीतर झांकने, मन को टटोलने और मन का सरस लबालब रखने में सहायक होती है। साथियों, प्रकृति प्रेम के लिए आधार भी तो तैयार करती है। प्रेम का धरती आकाश बनती है यही प्रकृति। समूचा छायावाद प्रकृति व प्रेम को समर्पित है। अतः साहित्य के इतिहास की पाठशाला मैं आज यहाँ नहीं लगाऊंगी। वह सब तो आप सुधी सहृदय समाज जानते ही हैं, चाहे वह सुमित्रा नंदन पंत हो, जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ये सब सुविख्यात हैं। इन्होंने प्रकृति व प्रेम के लिए समर्पित सृजन किया। मैं छायावाद के बाद भी, इस उत्तर आधुनिक दौर में भी, मेरे और आपके चारों ओर पसरी प्रकृति को, और वही प्रकृति जो हमें बनाती है, हमारे भीतर जो प्रेम प्रस्फुटित करती है, प्रेम को पनपने, बढ़ने और फैल जाने में जो प्रकृति मदद करती है, उसी प्रकृति पर आज बात करूंगी। साथियों, प्रेम तरल होता है। वह अपने आसपास को सराबोर कर लेता है। आप चाहे सिनेमा देखें, चाहे सोशल मीडिया खंगालें, हर दिन, इन दिनों तो आप उस सब का रसास्वादन आपको जीवंत बनाए रखेगा। आपके साथ चाहती हूँ साझा करूँ इरशाद कामिल को। बहुत सारे साथियों ने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक कविता मुझे भा गई और वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कविताएं दोस्त होती हैं, कविताएं दोस्त होती हैं, कुछ साधारण, कुछ गहरी। कोई दिनों के लिए साथ तो कोई दुनिया के लिए, उम्र भर साथ चलने के लिए सिर्फ 2-4 कविताएं दोस्त होती हैं। कविताएं प्रेमिकाएं होती हैं। 8वीं की कला, 10वीं की आशा, 12वीं की शैली, 14वीं की शहनाज, समय की गर्द में दबे राज, खोलती हैं बंद लिफाफे सा मन। फुर्सत के क्षण, 2 पंक्तियों के बीच फासले जितने, बहुत कम समय तक भूली बिसरी कहावत सी कविताएं दोस्त होती हैं। याद आती हैं कुछ, चलती रहती हैं साथ, उपमा में उलझी, प्रतीकों में बंधी, अलंकारों से बोझल,
कुछ कविताएं प्रेमिकाएं होती हैं, कविताएं दोस्त होती हैं। कठिन हो जाती हैं अंत तक निभानी, कठिन हो जाती हैं अंत तक निभानी। कभी ठीक होने की कोशिश में सही को भूलती हुई, बीच में झूलती हुई, अपने ही ताने बाने से परेशान कुछ ही हौसला बनती हैं, कुछ ही हौसला बनती हैं, मरते दम तक साथ चलती हैं। कविताएं रिश्ते होती हैं, अपना अपना रिवाज होती हैं। अच्छाई और बुराई को लिए दूसरे की जिंदगी में दखल देती हुई कविताएं समाज होती हैं, कविताएं समाज होती हैं। तो दोस्तों, प्रेमिकाओं, रिश्तों और समाजों से परे कोई कविता नहीं होती। आपने देखा, इरशाद कामिल को मैंने आपके सामने पढ़ा सिर्फ यह बताने के लिए कि प्रेम की प्रकृति और प्रकृति का प्रेम हमारे मन को कोने कोने को भिगोने में कितना सहायक होता है। हमारे आसपास को हरी भरी घास है, फूल पौधे पत्तियां हैं, हरियाली है, रंग बिरंगे फूल, तितलियां, खुला मैदान, नदी, पोखर, तालाब, आकाश का खुलापन, यह सब कुछ बड़ा सम्मोहक होता है। प्रकृति का बखान आप सब जानते हैं कि हर युग में किया गया। प्रकृति पर बात हर युग में की गई। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटकों में प्रकृति पर और प्रेम पर बहुत कुछ लिखा गया। साहित्य की हर विधा में बड़ी बारीकी से प्रेम की प्रकृति को और प्रकृति के प्रेम को गूंथा गया है। और जो कुछ सींच कर हमारे पास आता है, नित नई नई अदाओं से हमें रिझाता है। इनमें जो रचा बसा रमा सजा संसार है, वह व्यक्ति प्रेम से ही कैसे अछूता रह सकता है। जो प्रकृति उसे लुभाती है वह प्रेम से अछूता नहीं रहता। मेरा तो यह भी मानना है कि जो प्रकृति से प्रेम करता है ना, वही समूचे ब्रह्मांड से प्रेम कर सकता है, वही खुद से प्रेम करता है, वही खुदी से प्रेम करता है और खुदा से भी वही प्रेम कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यह प्रकृति का श्रृंगार आपको भीतर से सजाए, आपको भीतर से रिझाए और जीवन सरस बनाए। साथियों, छोटे छोटे बदलाव हमारी एक रस्ता को चुरा लेते हैं। प्रकृति प्रतिदान कभी नहीं मांगती। ठीक वैसे ही जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि प्रेम में प्रतिदान की आकांक्षा पवित्र प्रेम को धूमिल बना देती है, तो मैं भी यही मानती हूँ कि प्रेम में प्रतिदान नहीं होता। प्रतिदान प्रेम को धूमिल करता है। प्रेम पाने की नहीं, प्रेम देने का नाम है। प्रकृति इसी तरह स्नेहमयी है, इसी तरह सहचरी है, इसी तरह प्रेमिका है। जैसा इरशाद कामिल ने आपको कहा, वह कभी वत्सला है, कभी ममतामयी माँ बाप बनकर हमारा पोषण करती है। मैं आधुनिक साहित्य के अध्येता होने के नाते अज्ञेय को बहुत पढ़ती रही हूँ। नागार्जुन को बहुत पढ़ा है, रघुवीर सहाय, धूमिल और केदारनाथ अग्रवाल से केदारनाथ सिंह तक की यात्रा मैंने कविता में तय की है। स्वभावतः हर व्यक्ति या हर कवि प्रेम की प्रकृति पर ही लिख रहा होता है, या ये इसे यूं भी कहें कि प्रकृति के प्रेम पर ही लिखा जा रहा है। हम हर कविता से अपने आप को जोड़ते हैं, अपने अपने काम की वस्तु उठा लेते हैं और कविता में जीने मरने लगते हैं। प्रायः क्लासरूम में भी मैं ये कहती हूँ और अज्ञेय पढ़ाते हुए तो रोमांचित हो जाती हूँ, क्योंकि घोर सामाजिक राजनीतिक कविताएं सुलझाते हुए भी अगर प्रेम को जीना नहीं आया, प्रेम को समोना नहीं आया, प्रेम से लबालब होना नहीं आया, तो ना आप प्रेम को समझ सकते हैं, ना प्रकृति को, और समाज और राजनीति फिर क्या समझेंगे। इसीलिए मैं इन दोनों को कभी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहती, देख पाती ही नहीं। कभी ललाती सांझ सुंदर है तो कभी हरी बिछली घास। ये प्रकृति ही तो है जो प्रेयसी सी है, हमें रिझाती है, बहलाती है और आकर्षित करती है। प्रेम की प्रकृति बड़ी सजीव है और उतनी ही सम्मोहक।
प्रेम जितना भीतर जीवंत है उतना ही संजीवनी की तरह बाहर काम करता है, और इन दोनों का संग साथ हमें जिंदा रखता है। हम जिंदा दिल ही होते हैं तभी जब प्रेम को जीते हैं प्रकृतिमय होकर और प्रकृति को जीते हैं प्रेममय होकर। वरना तकनीकी प्रबलता और ये वर्चुअल दुनिया और इन सब से जुड़े रहते रहते एक ऐसा समय ना आ जाए कि हम सब यांत्रिक हो जाएं और हमारा प्रेम भी यांत्रिक हो जाए और हमारी प्रकृति यानी भीतरी स्वभाव और ये बाहरी प्रकृति भी कहीं यांत्रिक ना हो जाए। साथियों, इससे हमें बचाना होगा। यहाँ सोशल मीडिया से एक और साथी की एक कविता मुझे बहुत लुभाई, बहुत अच्छी लगी और आप सबके बीच वो साझा करना ही चाहूँगी। आप सब एक बार उस पर ध्यान दें। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कविता कुछ यूं है, मैं आपको सुनाती हूँ। कविता है, मेरा जिस्म एक पेड़ है, मेरा जिस्म एक पेड़ है और रूह उस पेड़ की जड़, तने और पत्तियां हैं सारे ख्याल, तने और पत्तियां हैं सारे ख्याल। प्रेम पलता है, पकता है और टूट जाता है। प्रेम पलता है, पकता है और टूट जाता है। तुम गिलहरियों की तरह तैरती हो मेरी शिराओं में और कुतर लेती हो मेरे चारों तरफ का एकांत। तुम गिलहरियों की तरह तैरती हो मेरी शिराओं में और कुतर लेती हो मेरे चारों तरफ का एकांत। फिर बादल बहने लगते हैं, फिर बादल बहने लगते हैं, हवाएं बरसने लगती हैं, बूंदें उग आती हैं मेरी हथेलियों में, बूंदें उग आती हैं मेरी हथेलियों में। मैं उन बूंदों को कबूतर की शक्ल देता हूँ, मैं उन बूंदों को कबूतर की शक्ल देता हूँ और उड़ा देता हूँ तेरी आवाज की तरफ। मेरा जिस्म एक पेड़ है जिसमें घोंसला तो है, पर उस घोंसले में कोई कबूतर नहीं रहता, सफेदी रहती है। पर उस घोंसले में कोई कबूतर नहीं रहता, सफेदी रहती है, जिसे ओढ़कर मैं अक्सर सोया रहता हूँ। तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना, तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना। साथियों, आप देख रहे हैं, आप खुद देखें, महसूस करें कि ये प्रेम कितना बल देता है। इस वर्चुअल दुनिया में भी प्रेम आपकी नसों में, पोर पोर में संचरित होकर आपको हरा भरा कर देता है, जीवंत कर देता है। मुझे अज्ञेय बहुत याद आते हैं। अज्ञेय को पूरा समाज एलीट कहता होगा। उनकी कविताओं पर, उनके सृजन पर, उनकी रचना धर्मिता पर बात की जाती है। यहाँ मैं रचना धर्मिता पर या उनके एलीटनेस पर या वो किस तरह लिख रहे थे इस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा विषय प्रकृति और प्रेम है। मैं उसी के इर्द गिर्द रहना चाहती हूँ और आपसे संवाद करना चाहती हूँ। उन्हें पूरा आलोचक समाज एलीट कहता है तो कहे, उनकी मर्जी। जो कवि लगातार अपनी रचनाओं में प्रेम को स्वीकार रहा हो, प्रेम का व्याख्यान देता हो, प्रेम का निर्वाह करता हो, उसका उल्लेख प्रकृति के प्रेम में और प्रेम की प्रकृति में न हो, होना नहीं चाहिए। ऐसा होगा नहीं। मेरे बीए और एमए के विद्यार्थी भी बखूबी जानते हैं कि आप ही देखें, प्रेम केवल मानवीय इकाइयों में नहीं है, ईश्वरीय गरिमा और अंश अंशी का मिलन है। जैसे कि तमाम आकर्षण, जैसे कि सारी ऊष्मा भीतर तक हमें आंदोलित कर जाती है। कविता कुछ यूं है, अज्ञेय की वह कविता आपसे साझा जरूर करूंगी। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में गंध देती है। रूप स्पर्शातीत वह जिसकी लुनाई कुहासे सी चेतना को मोह ले। रूप तुम्हारे नैन पहले भोर की दो ओस बूंदे हैं, अछूती ज्योतिमय भीतर द्रवित, मानो विधाता के हृदय में जग गई हो भाप करुणा की अपरमित, भाप करुणा की अपरमित। तुम्हारे होंठ
तुम्हारे होंठ उस पर दहकते दाड़िम पुहुप को, मूक तकता रह सकूं मैं, सह सकूं मैं ताप उष्मा को, मुझे जो लील लेती है। साथियों, ये बावरा अहेरी से एक कविता है, अज्ञे की कविता है और बेहद पसंद है। मैं यहाँ दरअसल आपसे ये बात करना चाह रही थी कि अज्ञे के यहाँ प्यार का सहज स्वीकार है। वो एलिटनेस इस प्यार पर, प्रेम पर, प्रकृति पर हावी नहीं है, पर उस कष्ट, दुख और क्षोभ का वर्ण भी अज्ञेय करना जानते हैं और अपने पाठक समाज और सहृदय समाज को संबोधित करते हैं, क्योंकि उसकी राह बड़ी कटीली है। प्रेम की राह और प्रकृति की राह कटीली है, दुर्गम है, पर कटीली राहों से और दुर्गम राहों से गुजरकर ही तो सरस और सजीव और जीवंत हुआ जाता है। तो प्रेम कविता पर विचार हो, प्रेम कविता की परंपरा पर विचार हो, प्रकृति पर विचार हो, तो अज्ञेय को कैसे ना याद करें। इसलिए बावरा अहेरी की कविता आपके साथ साझा की मैंने। एक और जो एमए के दौरान विद्यार्थियों से शेयर करती रही हूँ, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना ही होगा। हरी घास पर बैठे हुए घास को एहसास हो न हो कि वे जो हमारे समीप बैठे हैं, जो मुझ पर आच्छादित हैं, वे दोनों प्रेमी हैं। पर उस मखमली आंचल पर बैठे बैठे अध्यात्म की ओर जाया जा सकता है, क्योंकि अज्ञेय की भाषा में करुणा है। अज्ञेय प्रेमाभिव्यक्ति और करुणा शक्ति की अनुभूतियों से बिखरी अज्ञेय कविताएं लिख रहे हैं। भिगो दो आह, आओ रे मेघ, क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ कितने हियों में कितनी असीसें उमड़ आई हैं। साथियों, अज्ञेय की लिखा पहला दोंगरा, पहली बरसात हो या हरी बिछली घास हो, मैं तुम्हें ललाती सांझ की नवतारिका नहीं कहता, क्योंकि ये उपमान मैले हैं। तो फिर क्या कहता हूँ, हरी बिछली घास हो तुम और छरहरी कलगी बाजरे की। तो आप देख रहे हैं प्रकृति और प्रेम एक दूसरे को कैसे साथ साथ समोए हुए हैं, कैसे एक साथ एक दूसरे को जी रही है, और कैसे कविता उन दोनों में लैस होकर, इन दोनों में लबालब होकर दरअसल अपना अभिप्रेत पाठक समाज तक, सहृदय समाज तक दे रही है। कलगी बाजरे में एक घना संवाद आप देखें। नायक अपने प्रिय से सफाई पेश करता है और प्रिया सहलाती हवा में बाजरे की छरहरी गलगी सी नायक को दिखती है। शब्द में जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? चांदनी सी जी लो, इस सानिध्य में आमंत्रण की भाषा आप देखें। आओ प्रिय, आओ प्रिय, रहो साथ, भर भर कर अंजुरी पी लो, बरसी शरद चांदनी मेरे अंतः स्पंदन, तुम भी क्षण क्षण जी लो। आओ प्रिय, रहो साथ। देखिए, यहाँ कवि अज्ञेय का मैं मौजूद रहता है, विद्यमान है, रहेगा। वह समर्पण और आमंत्रण की भाषा भंगिमा से कौन उठता है? जैसे अंतःस्पंदन में जीने की बात कही गई, उसी तरह जब सब कुछ याद आए कविता में, तो दाता का बोध होता है। दाता दोनों परस्पर हैं। प्रेम में कोई देने वाला या कोई पाने वाला जैसा नहीं होता, बल्कि प्रेम जीना सुलगना है, जागना उमगना है, चिन्हना चेतना का तुम्हारे रंग रंगना है, चिन्हना चेतना का तुम्हारे रंग रंगना है। इस तरह से अज्ञेय पर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि प्यार की आँच इन कविताओं में भी जहाँ तहाँ दिखती हैं। सुलगन है, तड़पन है, आवाहन है, मिलन का साभास देने वाला यह अनुभव जहाँ तहाँ महसूस होगा आपको। पर साथियों, आप भवानी प्रसाद मिश्र को भी लें। एक बार फिर लौटूंगी उसी कक्षा में, उसी पाठशाला में, जहाँ भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो, नए क्षितिजों तक चलेंगे, नए क्षितिजों तक चलेंगे, हाथ में हाथ डालकर सूरज से मिलेंगे, नए क्षितिजों तक चलेंगे। इसके पहले भी चला हूं लेकिन हाथ में हाथ, इसके पहले भी चला हूं लेकर हाथ में हाथ,
मगर वे हाथ किरणों के थे, फूलों के थे, सावन के सरिता में कूलों के थे। तुम्हारे हाथ उनसे नए हैं, तुम्हारे हाथ उनसे नए हैं, उनसे अलग हैं, एक अलग तरह से ज्यादा सजग हैं। वे उन सब से नए हैं, सख्त हैं, तकलीफ दे हैं, सख्त हैं, तकलीफ दे हैं, जवान हैं। मैं तुम्हारे हाथ अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, नए क्षितिज तुम्हें देना चाहता हूँ, नए क्षितिज तुम्हें देना चाहता हूँ, खुद पाना चाहता हूँ। तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर मैं सब जगह जाना चाहता हूँ। दो अपना हाथ मेरे हाथ में, दो अपना हाथ मेरे हाथ में, नए क्षितिजों तक चलेंगे, साथ साथ सूरज से मिलेंगे, साथ साथ सूरज से मिलेंगे। तो आपने देखा, अज्ञेय ही नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र भी कैसे प्रकृति को प्रेम में लबालब करते हुए, प्रेम का आवरण देते हुए और प्रेम भी प्रकृति को अपना आवरण देते हुए परस्पर सहगामी होकर, सहयात्री होकर एक दूसरे के संग साथ चलते हैं। और वह जो अलौकिक है उसको स्मृति में लेकर, जो पारलौकिक है उसको स्मृति में लेकर, उसको अपने संग साथ लेकर अपनी प्रेयसी से ये संबोधन, ऐसा अनुनय, ऐसा मनुहार, तो यह सब दुर्लभ है साथियों। लेकिन यही है जो साहित्य को जीवित रखता है, जो साहित्य के भीतर के हित को जीवित रखता है। और यह प्रकृति और प्रेम ना होना तो ये साहित्य की मंशा और आप सहृदय साथियों में जो सहृदयता, जो रोमांच, जो संवेदनशीलता, जो एक दूसरे की वेदना को भीतर समो लेने की बात है, वह न होती। इसलिए अच्छा अवसर है इस पर संवाद किया जाए। मैंने व्याख्यान नहीं दिया है, आपके साथ संवाद किया है, आपसे थोड़ी सी बातचीत की है, लेकिन मैंने प्रकृति को प्रेममय और प्रेम को प्रकृतिमय बनाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रेम की प्रकृति को समझना और प्रकृति के प्रेम को समझना इतना दूभर भी नहीं, अगर उसे सोचा जाए, सहेजा जाए। तो अब आप सब जुड़ सकते हैं, जुड़े ही हुए हैं आप सब साथी, और अब संवाद कर सकते हैं। आपके मन में कोई कौतूहल हो, कोई जिज्ञासा हो, या कोई अच्छी सी रोचक टिप्पणी हो, कोई असहजता हो, या कोई असहमति भी हो, कोई असंतोष भी हो, तो आप सब उसे जाहिर कर सकते हैं साथियों। हम सब इस पर बातचीत करें और आपका संवाद हो इस पर। आपको अंत में केदारनाथ सिंह की एक कविता सुना देती हूँ और इसके बाद हम लोग संवाद करते हैं। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस। यहाँ जो साथी मेरे साथ जुड़े होंगे गवई समाज से, मेरा खुद का बचपन पालन पोषण गवई समाज में हुआ है, तो छीमियाँ समझते होंगे। आप इसे देखें कि प्रकृति के साथ अपने प्रेम का संबोधन, प्रेम का आवाहन कितना बढ़िया सरस कर देता है। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी। तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी, तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता धुआं। तुमने छुआ और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। तो साथियों, ये संपृक्ति, ये जुड़ाव और ये अलगाव भी, लगाव से अलगाव, यानी संश्लिष्ट चेतना है ये। आप संपृक्त भी हैं, आप जुड़े हुए भी हैं, संलग्न भी हैं, लेकिन एक तटस्थता के साथ। यही प्रकृति है और यही प्रेम भी है। प्रकृति और प्रेम दोनों परस्पर एक दूसरे को परिपूर्ण भी कर रहे हैं,
एक दूसरे को समो रहे हैं, एक दूसरे को लबालब भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के साथ ये संबोधन कि तुम जब जीवन में आई तो तुमने मुझे परिपक्व बनाया, तुमने मुझे भरपूर बनाया, और फिर वो लगाव में अलगाव भी सिखाया, वो संपृक्ति में, वो जुड़ाव में अलगाव भी सिखाया कि जैसे दाने अलग हुए भूसे से, वैसे ही मैं तुमसे अलग हुआ। तो संवाद यहीं तक। दो चार मेरे मन में ये कविताएं थीं कुछ आपसे बात करने के लिए, चाहे भवानी भाई हों चाहे अज्ञेय हों, तो इन सब के बहाने कुछ बात करने की मैंने कोशिश की है आपसे। अब मैं चाहूँगी कि आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, कौतूहल हैं, उस पर हम लोग बातचीत कर लें। बहुत शुक्रिया। मेरी बात अब यहाँ ख़त्म होती है और आपके सवाल जवाब के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। स्वागत साथियों।